गर्भ व्याकरण शारीर, चैप्टर नंबर 4, सुश्रुत शारीर 4, गर्भ व्याकरण शारीर। ठीक है, अब आप ध्यान देखना, यहाँ से जो आगे के चैप्टर हैं, मतलब 4th 5th 9th और 10th, इनमें जो लास्ट में व्याकरण वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, सुश्रुत शारीर 4, 5, 9 और 10, इनके अंत में व्याकरण शब्द आया है, ध्यान रखना। चरक शारीर चौथे का नाम है महती गर्भाउक्रांति, तीसरे का नाम था खुड्डाक गर्भाउक्रांति। ठीक है, तो यहाँ पे प्राण के बारे में बता रखा है, देख लेना क्या क्या बता रखा है। प्राण के बारे में बता रखा है, त्वचाएं बता रखी है, कला का यहाँ वर्णन आया है, और निद्रा, निद्रा का वर्णन आया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना श्लोक नंबर 3 आया होगा, यहाँ पे प्राण बता रखे हैं। तो प्राण कौन कौन से बताए देखना, अग्नि सोम वायु सत्वम रज तमः पंच इंद्रियाणि भूतात्मा इति प्राण। ठीक है, तो अग्नि सोम वायु, वात पित्त कफ से भी आप ले सकते ही नहीं, लेकिन अग्नि सोम वायु ही ध्यान रखना है। सत्व रज तम, ठीक है, 6 हो गए, फिर 5 इंद्रियां हो गई 11, और एक भूतात्मा। ठीक है, काउंट करने में टोटल 12 होते हैं। यहाँ पे नंबरिंग वैसे कुछ बताई नहीं है, लेकिन हम अगर काउंट करें तो 12 होंगे। ठीक है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 66 लिखना, सुश्रुत उत्तर तंत्र 66 में एकादश प्राण बताए, वहां पे वर्ड में आता है, श्लोक में आता है एकादश, एकादश प्राण बताए हैं सुश्रुत उत्तर तंत्र 66 में। नेक्स्ट एक 4th नंबर का श्लोक आया होगा, बड़ा सा त्वचा का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। तस्य खलु एवं प्रवृत्तस्य शुक्र शोणितस्य अस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्य एव संतानिका। ठीक है, तो उत्पत्ति बता रहे हैं त्वचा की कैसे होती है, शुक्र शोणित के अभिपच्यमान से। ठीक है, त्वचा की जो उत्पत्ति हो रही है वो कैसे हो रही है, शुक्र शोणित के अभिपच्यमान, मतलब उनके पक्व होने से इसकी उत्पत्ति हो रही है। फिर बता रहे हैं कैसे, सीरस्य एवं संतानिका वत, जैसे जब दूध को उबालते हैं फिर उसमें मलाई लग जाती है, उसी प्रकार से शुक्र और शोणित के पक्व होने से जो ये सप्त त्वचा है इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो सप्त त्वचो, तो त्वचा कितनी है, 7 है। आगे देखना, ताशाम प्रथमा अवभाषिनी, तो पहली है अवभाषिनी नाम, सर्वान वर्णान अवभाषयन्ति। ठीक है, तो जो पहली है वो क्या है, अवभाषिनी त्वचा है, और वो सभी वर्णों को प्रकट करती है, अवभाषित करती है, प्रकट करती है। ठीक है, फिर आगे पंचविधा च छाया प्रकाश्यति, और जो 5 प्रकार की छाया है उनको क्या करती है, प्रकाशित करती है, 5 प्रकार की छाओं को प्रकाशित करती है। सा ब्रीही अष्टादश भागे प्रमाण, उसका प्रमाण कितना है, जो ब्रीही होता है, चावल का एक दाना है, उसका अष्टादश मतलब उसका 1/18 18वां भाग है। ठीक है, और ये किन किन रोगों का अधिष्ठान है, सिद्म पद्म कंटक अधिष्ठान। ठीक है, सिद्म पद्म और कंटक का, सिद्म पद्म कंटक का अधिष्ठान है। तो ध्यान रखना, अगर देखो वैसे याद रखना है इन्हें सीक्वेंस, तो एक चीज याद रखना, आलू सस्ते बाजारों में, आलू सस्ते बाजारों में, अवभाषणी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी और मांसधरा। ठीक है, फिर वैसे ही उनका प्रमाण भी आ जाता है 1/18, 1/16, 1/12, फिर 1/8, 1/5। ये ध्यान रखना, जो 5th, कैसे पता चलेगा आपका करेक्ट है, जो 5th वाली है उसका प्रमाण 1/5 है। ठीक है, 5th वाली वेदिनी आएगी, उसका प्रमाण 1/5 होगा। रोहिणी, फिर रोहिणी का प्रमाण कितना होगा, ब्रीही के बराबर। ठीक है, चावल के दाने के बराबर, और मांसधरा का प्रमाण 2 ब्रीही के बराबर, 2 चावल के दाने के बराबर। ठीक है, उनकी थिकनेस को मिला ले उतना होगा। तो देखना, पहली वाली है अधिष्ठान सिद्म पद्म कंटक की, सेकंड लोहिता, वो प्रमाण हो गया 1/16, ब्रीही षोडश भाग प्रमाण। तिल कालक न्यक्ष और व्यंग का अधिष्ठान है, तिल कालक न्यक्ष और व्यंग का अधिष्ठान है, जो द्वितीय लोहिता नाम की।
थर्ड है श्वेता, श्वेता ब्रीहि द्वादश भागम, 1/12 भाग ऑफ ब्रीहि प्रमाण है, और ये अधिष्ठान है चर्मदल, अजगल्लिका और मसक का। चर्मदल, अजगल्ली और मसक का अधिष्ठान है। नेक्स्ट देखना, चतुर्थी ताम्रा, जो चौथी है वो ताम्रा है। ये ब्रीहि के अष्टभाग के बराबर है, 1/4 है, और ये विविध किलाश और कुष्ठ। तो फोर्थ का के याद रखना, किलाश और कुष्ठ, और फिफ्थ में केवी, केवी। ठीक है, किलाश और कुष्ठ, और दूसरे में कुष्ठ और विसर्प। ठीक है, किलाश, कुष्ठ, कुष्ठ, विसर्प। पंचमी वेदिनी, पांचवी जो है वेदिनी है, 1/5 इसका प्रमाण है, कुष्ठ और विसर्प, केवी। फिर छठी है रोहिणी, रोहिणी जो है ब्रीहि प्रमाण की है, तो ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद, गलगंड। ठीक है, ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद और गलगंड का अधिष्ठान है। सातवीं है मांसधरा, मांसधरा ब्रीहि द्वय प्रमाण है, दो ब्रीहि के बराबर इसका प्रमाण है। यहाँ है भगंदर, विद्रधि, अर्श, अधिष्ठान। तो किस किस का अधिष्ठान है? भगंदर, विद्रधि, अर्श। इसके लिए एक चीज याद रख सकते हो, मांस बिना अर्श के भागा, मांस बिना अर्श के भागा, मतलब मांसधरा कला है, बिना से विद्रधि, अर्श से अर्श, के भागा से भगंदर। ठीक है, मांस बिना अर्श के भागा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कला त्वचाएं, आचार्य सुश्रुत ने 7 बता दी, जबकि आचार्य चरक ने 6 बताई है। नेक्स्ट देखना, लास्ट लाइन देखना श्लोक की। यद एतत् प्रमाणः निर्दिष्टं तान् मांसलेषु अवकाशेषु च ललाटे सूक्ष्म अंगुल्यादिषु च। ठीक है, तो जो इनने ये प्रमाण बता रखा है, ये कहाँ के लिए है? मांसल प्रदेश के लिए है, जहाँ पे सिर्फ मांस है वाले जगह के लिए है। अब जैसे देखो ललाट देखो, फोरहेड देखो, वहां पे तो इतना मांस है ही नहीं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ललाट आदि जो सूक्ष्म अंगुल है, जहाँ पे मतलब जिसकी जो है जहाँ पे स्किन वगैरह मतलब पूरा मस्कुलर पार्ट है वो कम है, तो ऐसी जगहों के लिए ये प्रमाण नहीं है। ठीक है, और ये जो प्रमाण है ये अंगुष्ठ प्रमाण है। ठीक है, नेक्स्ट विमर्श में देखना, लास्ट में देखना विमर्श में चरक का मत आया होगा, आचार्य चरक का मत। तो देखना, चरक में 6 त्वचाएं हैं। ठीक है, हमें पता है कि चरक में 6 त्वचाएं हैं। अभी यहाँ पे त्वचाओं में क्या होता है? सुश्रुत और अष्टांग हृदय की 7 त्वचाएं हैं। लिख लेना, सुश्रुत और अष्टांग हृदय त्वचा 7। ध्यान रखना, यहाँ पे सुश्रुत के साथ अष्टांग हृदय है, वरना मोस्टली संग्रह होते हैं। ठीक है, सुश्रुत और अष्टांग हृदय 7 त्वचा है, जबकि चरक और संग्रह 6 त्वचा है। चरक और अष्टांग संग्रह में 6 त्वचा है। ठीक है, और साथ में ये भी लिख लेना, शारंधर 7 त्वचा, सारंधर में भी 7 त्वचा है। ठीक है, 7 त्वचा। नेक्स्ट देखना, विमर्श में चरक में आई होंगी 6 त्वचाएं। तो देख लेना नाम, पहले पहले का नाम है उदकधरा, दूसरे का नाम है अश्रिकधरा। ठीक है, पहला उदकधरा, दूसरा अश्रिकधरा। फिर उससे आगे जितने ना हैं उनका नाम नहीं है, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी करके बोला गया है। ठीक है, तो 2 के ही नाम दिए, उदकधरा, अश्रिकधरा, बाकी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी दे रखा है। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है वो देखना, सिद्ध किलास जिसमें रहते हैं वो तृतीय त्वचा है। तो तृतीय त्वचा क्या है? सिद्ध और किलास का अधिष्ठान है। फिर चतुर्थी क्या है? दद्रु और कुष्ठ का अधिष्ठान है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था कुष्ठ और किलास का अधिष्ठान था, ये दद्रु और कुष्ठ का अधिष्ठान है। पंचमी अलजी विद्रधि का अधिष्ठान है, पंचमी अलजी और विद्रधि का अधिष्ठान है। षष्ठी जो है, ठीक है, मतलब जिसमें अंधकार छा जाता है। षष्ठी में अगर कोई प्रहार वगैरह हो तो फिर आंखों के आगे तम एकदम अंधकार छा जाता है। और ये जो होती है कृष्ण वर्ण की होती है, और कृष्ण और लाल वर्ण की होती है, और ये बड़े मूल वाली होती है, स्थूल मूला होती है। ठीक है, जो
षष्ठी है वो स्थूल मूला होती है, और ये चिकित्सा मतलब इनकी चिकित्सा आसानी से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो एक वर्ड ध्यान रखना इसके लिए, सीधु का दकु अवि का अरुषि है। चरक की त्वचाओं के लिए याद रखना, यहीं पे लिख लेना आप, सीधु का दकु अवि का अरुषि है। सीधु 3 से स्टार्ट करने हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के लिए इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया उन्हें कौन से रोग होंगे। ठीक है, तो सीधु का दकु अवि का अरुषि है। तो सीधु मतलब सिद्म, और का से किलास, सिद्म और किलास थर्ड में होंगे। फिर दकु दद्रु और कुष्ठ फोर्थ लेयर में होंगे। अवि अवि से ध्यान रखना, अलजी और विद्रदी फिफ्थ में है। अरुंशी से स्थूल मूल वाली अरुंशिकाएं होंगी, फुंसियां होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखना, कला का वर्णन आया होगा श्लोक नंबर 5। कला खलु अपि सप्त भवंती धातु आशयांतर मर्यादा। तो कलाएं क्या है, 7 है। ठीक है, पहले तो कलाएं की संख्या कितनी बता दी, 7 बता दी। और धातु और आशय के जो बीच की मर्यादा है वो कला है। ठीक है, धातु और आशय के जो बीच की मर्यादा है, मतलब जैसे कोई भी आशय आप समझ लो। ठीक है, सोचो लंग समझा आपने। ठीक है, लंग अगर आप देख रहे हो, फुफ्फुस देख रहे हो, उसके ऊपर प्लूरा जो है उसको आप एज अ कला ले सकते हो। ठीक है, तो धातु और आशय की जो बीच की मर्यादा है समझने के लिए, ठीक है, धातु और आशय की जो बीच की मर्यादा है उसे कला बोलेंगे। नेक्स्ट देखना, कला का स्वरूप बताया होगा, यथा ही क्षार काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते तथा ही धातु मांसेषु छिद्यमानेषु दृश्यते। ठीक है, जिस प्रकार से काष्ठ को मतलब लकड़ी को काटने से उसका क्षार सार भाग हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार से अगर हम मांस को काटेंगे तो हमें, ठीक है, अगर हम मांस को काटेंगे तो हमें धातु दिखाई देगी अंदर की। फिर आगे देखना, स्नायुभिश्च प्रतिछन्नात् संतताश्च जरायु श्लेष्माणां वेष्टितां च अपि कलाभ्यां तम तान वधो। तो स्नायु भी प्रतिछन्ना, स्नायु से ढके हुए रहते हैं। ठीक है, संततास जरायु, जरायु से व्याप्त रहते हैं। ठीक है, जरायु यहाँ पे प्लेसेंटा नहीं है, जरायु थिन लेयर है, जरायु से व्याप्त रहते हैं, और श्लेष्मा से वेष्टित रहते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें ध्यान रखना, स्नायु भी प्रतिछन्ना, स्नायु से ढके हुए रहेंगे, संतता जरायु, जरायु से व्याप्त होंगे, और श्लेष्माणाम वेष्टितम, श्लेष्मा से वेष्टित रहेंगे। तो यहाँ पे रेफरेंस ध्यान रखना, पहले तो अगर इतना ही पूछ ले, यथा ही काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते, किसके लिए आया है, तो कला के लिए आया है। ठीक है, कला के वर्णन पे आया है, ध्यान रखना। फिर स्नायुभिच्छ प्रतिछन्ना संततास जरायु, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ रख सकता है, जैसे स्नायुभिच्छ प्रतिछन्ना डैश जरायु, या फिर संततास डैश। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना, श्लोक आया होगा 8 नंबर का, प्रथम मांसधरा नाम। तो जो प्रथमा है, प्रथम कला है वो मांसधरा है, उसके लिए बोला गया है, सिरा स्नायु धमनी श्रोतसाम प्रताना भवंती। ठीक है, तो पहली जो है वो मांसधरा है, उसमें क्या रहता है, सिरा स्नायु धमनी और श्रोतस, ये सारी इन सब की शाखाएं होती हैं। ठीक है, मतलब सिरा भी रहेगी, मांस, मांस में देखो मांस को सप्लाई करेंगे ना, सिरा स्नायु धमनी सारी रहेंगी, और श्रोतस भी रहते हैं वहां पे, ये चीज बोल रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक देखना, श्लोक नंबर 9। यथा विष मृणालानि विवर्धन्ते समन्ततः भूमौ पंख उदक स्थानी तथा मांस शिरा आदय। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार से विष मृणालानि मतलब भूमो पंख उदक स्थानी, मतलब जहाँ पे कीचड़ हो। ठीक है, मतलब कीचड़ में ही कमल खिलता है, वो आपको पता है, जैसे कीचड़ हो जहाँ पे, वहां पे जो कमल नाल है, ठीक है, विष तंतु कमल नाल जो है वो चारों ओर फैल जाती है। ठीक है,
वो चारों ओर फैल जाती है। वैसे ही उनने बोल रखा है मांस में शिरा आदि फैल जाती है। ठीक है, जैसे कीचड़ में, उपमा देखना, जैसे कीचड़ में जो कमलनाल वगैरह है, विष्णुनाल, वो फैल जाती हैं, उसी प्रकार से मांस में शिरा आदि फैल जाती है। नेक्स्ट श्लोक देखना 10 नंबर का। रक्त धरा कला के लिए आया होगा। तस्या शोणितम विशेषस्य सिराशु यकृत क्लेहाश्च भवन्ति। ठीक है, तो मांस के बाद, मांस के अंदर वाली कौन सी होगी कला? रक्त धरा, तो उसके लिए बोला है वहां पे रक्त का संवहन होगा। ठीक है, रक्त का फ्लो होगा वहां पे। और वहां पे क्या होगा? विशेष रूप से सिराएं, यकृत और प्लीहा। ठीक है, इनमें रक्त धरा कला मिलेगी आपको। कहाँ कहाँ मिलेगी? मेनली शिरा, यकृत और प्लीहा में। ठीक है, शियप्पा हो जाएगा, शिरा, यकृत और प्लीहा में। नेक्स्ट देखना, अब ये बोल रहे हैं कि मांस से रक्त कैसे निकलता है। तो वृक्षदत्त अभिप्रहारात् शीर्णः क्षीरम आश्रवेत मांसात् एवं छतात् क्षिप्रम शोणितम संप्रसिच्यते। ठीक है, जैसे वृक्ष पर प्रहार करने पर क्या निकलता है? क्षीर निकलता है। ठीक है, बाइट बाइट आपने किसी किसी प्लांट में देखा होगा, जैसे उदुम्बर आदि में देखा होगा, अगर आप उस पर प्रहार करेंगे तो उससे वाइटिस मिल्क सा निकलता है कुछ। ठीक है, तो उसी प्रकार बोल रहे हैं कि अगर हम मांस में प्रहार करेंगे तो उससे रक्त निकलेगा। ठीक है, शीघ्र ही रक्त निकलता है। क्षिप्रम शोणितम संप्रसिच्यते। नेक्स्ट देखना मेदोधरा कला। तो तृतीय मेदोधरा, तीसरी जो है मेदोधरा है। मेदो ही सर्वभूता नाम उदर अस्तिनि अनु अष्टि। ठीक है, तो मेदोधरा कला कहाँ रहेगी? जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके उदर में और अणु अस्थि में। ठीक है, जो उदर में रहेगी और अणु अस्थि, जितनी भी छोटी छोटी बोन्स है, उनमें रहेंगी। च महतस्तु च मज्जा भवंती। अब ये आगे बोल रहे हैं कि जो महत अस्थि है, बड़ी अस्थियां हैं, वहां पे मज्जा रहती है। ठीक है, बोन मैरो रहती है महत अस्थियों में। मेदोधरा कला आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? मेदोधरा कला मिलेगी उदर में और अणु अस्थि में। ये ध्यान रखना, उदर और अणु अस्थि में। और महतस्तु जो मज्जा भवंती, जो महत अस्थि है, बड़ी अस्थि है, उनमें मज्जा मिलेगी। नेक्स्ट देखना, इसके लिए बोला गया होगा स्थूल अस्थिषु विशेषण मज्जा तो अभ्यंतर आश्रित। तो जो स्थूल अस्थि है, जो लॉन्ग बोन्स हैं, उनमें क्या होगी? विशेष रूप से मज्जा रहेगी, बोन मैरो रहेगी। ठीक है, उनके अंदर बोन मैरो रहती है। अथ अत इतरेषु सर्वेषु सरक्तम मेदम उच्यते। फिर वो बोल रहे हैं इसके अलावा, इसके इतर जितनी भी अस्थियां हैं, मतलब सूक्ष्म जो अस्थि हैं, उनमें रक्त के साथ मेद रहता है। सरक्तम मेदम उच्यते। ठीक है, तो जो अणु अस्थि है, वहां पे क्या रहेगा? मेद रहेगा रक्त के साथ। तो स्थूल अस्थियों में मज्जा और अणु अस्थियों में सरक्त मेद रहेगा। शुद्ध मांसस्य यह स्नेहम सा वसा परिकीर्तिता। तो जो शुद्ध मांस का जो स्नेह है, शुद्ध मांसस्य यह स्नेह सा वसा, शुद्ध मांस का जो स्नेह है, उसे वसा कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, शुद्ध मांस का जो स्नेह पार्ट है, उसे वसा बोला गया है। नेक्स्ट देखना, चतुर्थी श्लेष्म धरा। चौथी जो है श्लेष्म धरा है। सर्व संधिसु, सभी संधियों में रहती है। अब श्लेष्म धरा है, ठीक है, तो सभी संधियों में मूवमेंट वगैरह के लिए हेल्प करेगी, तो इसलिए सभी संधियों में रहती है। इसके लिए लिखना, शारंगधर की जो फोर्थ कला है, उसका स्थान यकृत प्लीहा बताया है। शारंगधर की जो फोर्थ कला है, वो यकृत प्लीहा में रहती है, ऐसा बोला है। ठीक है, यकृत प्लीहा। नेक्स्ट देखना, और बाकी भी लिख लेना शारंगधर का। जो पहली, दूसरी, तीसरी है, वो तो सेम है। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी सेम है। फोर्थ वाली यकृत प्लीहा में रहती है, ऐसा बोला। फिफ्थ वाली आंत्रधरा है। सिक्स्थ वाली अग्निधरा।
सिक्स्थ कला जो है अग्निधरा है, पांचवी कला जो है शारंगधर की वो आंत्रधरा है, पांचवी आंत्रधरा है, छठी अग्निधरा है, और सातवीं रेतोधरा। सातवीं जो कला है वो रेतोधरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 15। श्लेष्मधरा कला का कार्य। अब क्या करेगा श्लेष्मधरा कला? स्नेहे आभ्यक्ते यथा हि अक्षे चक्रम साधु प्रवर्तते संध्या साधु वर्तते संश्लिष्टा श्लेष्मणा तथा। तो ये बोल रहे हैं जैसे कि जो वो रहते हैं टायर वगैरह, अक्ष वगैरह रहते हैं, ठीक है, व्हील जो रहते हैं, ठीक है, उस पे क्या होता है, उसमें हम स्नेह लगाते हैं, ग्रीस वगैरह लगाते हैं, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, ग्रीस वगैरह लगाने से वो सही से चलता है, मतलब स्नेह लगाने से, तेल वगैरह लगाने से वो सही से चलता है। या देखो कभी आपने देखा हो जैसे डोर वगैरह भी जाम हो जाते हैं तो उसमें भी हम तेल वगैरह वो चीज लगा देते, तो उसकी बात कर रहे हैं कि जैसे व्हील में हम तेल वगैरह लगाते हैं तो वो अच्छे से चलने लगती है, उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जिन संधियों में श्लेष्मा रहती है वो अच्छी तरह से घूमते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया उससे साइनोवियल फ्लूइड से, ठीक है, अगर फ्लूइड सही से होगा तो जॉइंट में मूवमेंट सही से होगा और एक्ट एज अ कुशन भी करेगा वो, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट है पुरीश धरा। पुरीश धरा पंचमी पुरीश धरा, जबकि शारंगधर ने उसे आंध्र धरा बोलती है, ठीक है। तो पुरीश धरा नाम यावंत अंतः कोष्ठ मलम अभिविज्यते पक्वाशय स्था। तो पांचवी क्या है, पुरीश धरा है, वो क्या करेगी, जो कोष्ठ में रहकर, कोष्ठ में रहकर जो पक्वाशय का आश्रय करती है, कोष्ठम मलम अभी, और कोष्ठ में जो मल रहता है उसका विभाजन करती है, ठीक है। कोष्ठे मलम अभिविभज्यते पक्वाशयस्थ, पक्वाशय में रहते हुए कोष्ठ के मल का विभाजन करती है, ठीक है, जो कोष्ठ का मल आ रहा है उसका विभाजन करेगी पुरीश धरा कला। फिर नेक्स्ट देखना यकृत समन्तात कोष्ठम च तथा आंतराणी समाश्रितम। तो इसके लिए बोल दिया यकृत समन्तात कोष्ठम, यकृत के समीप क्या है, कोष्ठ है, और आंत्र का आश्रय करती है, ठीक है, उसको मलधरा बोला गया है। उंडूकस्तम विभज्यते मलम मलधरा कला, उंडूक में रहने वाली मल को विभक्त करने वाली कला मलधरा है, ठीक है। तो मलधरा के लिए क्या बोला है, यकृत के पास कोष्ठ और आंत्र में जो आश्रित रहती है, यकृत के पास जो कोष्ठ है और आंत्र में जो आश्रित रहेगी और उंडूक में रहने वाली मल का विभाजन करेगी वो मलधरा है, ठीक है। तो जो पक्वाशय में रहकर, पक्वाशय का आश्रय करके मल का विभाजन करेगी वो पुरीश धरा है, और जो उंडूक में रहकर मल का विभाजन करेगी वो मलधरा है। दोनों ध्यान रखना, उंडूक, उंडूक में रह के मल का विभाजन कर रही है वो मलधरा, ठीक है, और पक्वाशय में रह के मल का विभाजन कर रही है वो पुरीश धरा है। नेक्स्ट देखना पित्तधरा आया होगा, छठी पित्तधरा कला। षष्ठी पित्तधरा या चतुर्विध अन्नपान आशय। तो जो पित्तधरा कला है छठी है, वो चार प्रकार का जो अन्न है, पेय भक्ष्य खाद्य वगैरह जो अन्न है उसका क्या करती है, आशय है, ठीक है, चार प्रकार के अन्न का आशय है। पक्वाशय उपस्थितम धारयन्ति, ठीक है, और वो क्या करती है, उस अन्न को पक्वाशय की ओर लेके जाती है। तो पित्तधरा कला छठी जो है पित्तधरा कला है, चतुर प्रकार जो अन्न है उसका क्या करती है, चतुर प्रकार अन्नपानम आमाशयात प्रचुत्यम पक्वाशयम उपस्थितम, ठीक है, चतुर प्रकार का जो अन्न है उसे आमाशय से लेकर पक्वाशय में जाती है। फिर है अशितम खादित पीलीर कोष्ठगतम नृणाम तज्जीर्यति यथा कालम शोषितम पित्त तेजसाम। तो जो ये बता रखे हैं अशित खादित पीत लीड, चार प्रकार के जो अन्न बता रखे हैं, ठीक है, ये क्या होता है, तज्जीर्यन्ति यथा कालम शोषितम पित्त तेजसाम। तो इनका जो जीर्ण, इनका जो पाचन कैसे होता है, काल के अकॉर्डिंग पित्त के तेज से, ठीक है, पित्त के तेज से शोषित होकर ये काल के अकॉर्डिंग जीर्ण हो जाते हैं। तज्जीर्यति यथा कालम शोषितम पित्त तेजसा, पित्त के तेज से शोषित होकर, ठीक है, यथा काल ये जीर्ण हो जाते हैं। तो पित्त तेजसाम ध्यान रखना,
एक बार क्वेश्चन आया हुआ है पित्त तेजसा। नेक्स्ट देखना सप्तमी शुक्रधरा, जो सातवीं है वो शुक्रधरा है। सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापी। ठीक है, तो सभी प्राणियों के सभी शरीर में व्याप्त रहती है। ठीक है, पूरे शरीर में कंप्लीट। तो सर्व शरीर व्यापी कौन सी कला है? शुक्रधरा कला है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 21 आया होगा। यथा पयशी सर्पेस्तु गुणश्च च इक्षुरसे यथा शरीरेषु तथा शुक्रम नृणाम विद्यात् भिषक्वरः। तो ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से पयसी सर्पेषु मतलब दूध में घी रहता है, गुणश्च इक्षुषु, इक्षु में क्या रहता है? गुड़ रहता है, उससे गुड़ निकाला जाता है। उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि मनुष्य शरीर में क्या रहता है? शुक्र रहता है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना शुक्र मार्ग आया होगा श्लोक नंबर 22। द्वय अंगुले दक्षिणे पार्श्वे वस्ति द्वारश्च च अप्य अधः। तो ये बोल रहे हैं कि वस्ती के द्वार से द्वय अंगुल दक्षिण पार्श्व, ठीक है, दक्षिण की ओर, च अप्य अधः, ठीक है, वस्ती के द्वार से नीचे 2 अंगुल दक्षिण प्रदेश की ओर। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं मूत्र स्रोतो प्रथा च शुक्रम पुरुषस्य प्रवर्तते। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं मूत्र वह जो मार्ग है उसी से शुक्र का वहन होता है पुरुष में। ठीक है, तो वस्ती द्वार से नीचे 2 अंगुल दक्षिण की तरफ। नेक्स्ट देखना हर्षजन्य शुक्र प्रादुर्भाव। प्रसन्न मन होकर स्त्री प्रसंग करने वाले पुरुष के सर्व शरीर में रहने वाला शुक्र हर्ष के कारण प्रवृत्त होता है। तो उसका कारण क्या है? हर्ष। हाँ मैम, बस्ती द्वार कौन सा है? वस्ती द्वार उसके लिए वस्ती द्वार ऊपर उसके लिए बोल रहे होंगे। जो वो है ना, आपका ब्लैडर है, ब्लैडर की, हाँ ब्लैडर से फिर जहाँ पे वो लगा होगा, यूरिथ्रा लगा होगा आगे को, वहां पे। तो मैम यूरिथ्रा और वो तो सेम ही हो गया है ना, जहाँ मतलब यूरिथ्रा का और सीमेन का जो वो होता है मार्क, वो तो सेम ही होता है। वो सेम होता है, लेकिन उसके लिए बोल रहे होंगे ना, मतलब उसकी कुछ लेंथ तो रहती है ना, मूत्र मार्ग का जो वहन है उसके लिए बोल रहे होंगे वस्ती द्वार। जहाँ पे वस्ती द्वार एकदम मतलब जो ट्राइगोन है, ठीक है, ट्राइगोन के वहां, हाँ ट्राइगोन का जहाँ पे वो बन मतलब रहा वो है, एंगल बन रहा है वहां पे। हाँ जहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो। हाँ, जहाँ पे इंटरनल स्पिंक्टर होते हैं, जहाँ पे और उसका एंगल बन रहा है वहां पे, वहां से। ठीक है। हम्म, जो देह आश्रित शुक्र कैसे रहता है? हर्षात संप्रवर्तित, हर्ष से प्रवृत्त होता है। नेक्स्ट श्लोक देखना श्लोक नंबर 24। गर्भवती स्त्री के आर्तव न दिखने तथा पुष्ट स्तन और अपरा बनाने का कारण। ठीक है, ये गर्भवती है फिर आर्तव दर्शन नहीं होगा, तो फिर जो आर्तव है वो किसका निर्माण करता है? अपरा और स्तन का। ठीक है, कैसे करता है वो इधर बताया हुआ है। गर्भवती स्त्रियों में आर्तव वह स्रोतसों के मार्ग गर्भ के कारण रुक जाते हैं। ठीक है, इसलिए गर्भवती स्त्रियों का आर्तव दिखता नहीं है, किंतु वह रुका हुआ आर्तव नीचे न जाते हुए ऊपर की ओर एकत्रित हो जाता है, उसे अपरा कहते हैं। ठीक है, जिससे गर्भिणी कहते हैं शेष रुका हुआ आर्तव स्तनों को प्राप्त होकर जिससे गर्भिणी की स्तन पुष्टि उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना है वेद के अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं वो, कि जो आर्तव वह स्रोतस का मार्ग रहता है वो अवरुद्ध हो जाता है जब गर्भ स्थापित होता है, तो फिर आर्तव बाहर नहीं निकलता है, तो आर्तव ऊपर की ओर जाकर अपरा का निर्माण करता है। फिर जितना आर्तव बच जाता है वो शेष स्तनों में जाकर स्तन का पुष्टि करता है। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 25 आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस श्लोक से। ठीक है, कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? यकृत प्लीहा फूस उंडू उत्पत्ति इंपॉर्टेंट है बहुत। गर्भस्य यकृत प्लीहानो शोणित, जो अब जो गर्भ का यकृत और प्लीहा है वो शोणित
रक्त से उत्पन्न होगा। ठीक है, देखो यकृत प्लीहा पहले भी हमने देखा था। यकृत प्लीहा क्या है? जो रक्त वह आपकी कला है, ठीक है, वो कहाँ पे रहती है? शिरा में और यकृत प्लीहा में। तो ऐसे ही ध्यान रखना, यकृत प्लीहा जो है वो रक्त से बन रहा है। और वैसे भी जब हमने में आपने या फिर पहले कभी पढ़ा हो, तो जो रक्त का निर्माण होता है वो भी इधर ही होता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो यकृत प्लीहा भी रक्त से उत्पन्न हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखना शोणित फेन प्रभव फुफ्फुस। फेन से फुफ्फुस याद रखना। ठीक है, फेन फुफ्फुस। शोणित के फेन से, रक्त का जो फेन भाग होगा उससे क्या होता है? फुफ्फुस की उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट देखना शोणित किट्ट प्रभवा उंडूक। अब शोणित के किट्ट भाग से, उंडूक वैसे भी ध्यान रखना मल का विभाजन वगैरह कर रहा था। ठीक है, उंडूक में मल का विभाजन वगैरह हो रहा था, तो शोणित के किट्ट भाग से उंडूक की उत्पत्ति होगी। तो तीन चीजें देखी यहाँ पे, यकृत प्लीहा शोणित से उत्पन्न हो रहे हैं, फिर शोणित के फेन भाग से, फेन से फुफ्फुस, शोणित के किट्ट भाग से उंडूक की उत्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट श्लोक आया होगा, अष्ट्रिज श्लेष्मणश्च अपि य प्रसादः परो मतः तं पच्यमानं पित्तेन वायुश्च अपि अनुधावन्ति ततो आंत्रस्य जायन्ते गुदम वस्ति देहिनाम। तो ये आंत्र गुद और वस्ती के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, आंत्र गुद और वस्ती के लिए बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? अष्ट्रिज श्लेष्मणाश्च अपि, अष्ट्रिक और श्लेष्मा, रक्त और कफ। ठीक है, रक्त और कफ। फिर आगे बोल रहे हैं जो उत्तम सार भाग है उसका पित्त से पचाते समय, मतलब पच्यमानम पित्तम, पित्त उसका पाचन करेगा, वायु च अपि अनुधावती, और वायु के कारण वो ऊपर को मूवमेंट करेगा। ठीक है, जिससे प्राणियों की आंत्र गुद और वस्ती उत्पन्न होती है। तो आंत्र गुद और वस्ती के उत्पन्न होने में चारों दोष आ जा रहे हैं। ठीक है, चारों दोष कैसे आ रहे हैं? रक्त और कफ तो मेन है। ठीक है, कर, कफ और रक्त मेन है उसमें। उनका जो प्रसाद पर है, ठीक है, जो उनका सार भाग है, उसको पित्त क्या कर रहा है? पित्त से पाचन हो रहा है और वायु से मूवमेंट हो रहा है। तो किसकी उत्पत्ति हो रही है वहां पे? आंत्र गुद और वस्ती की उत्पत्ति हो रही है। तो आंत्र गुद और वस्ती में वैसे पूछे तो चारों दोष हैं वीपी के आर। अगर फिर भी दो स्पेसिफिक दोष लगाने हो तो कफ और रक्त। ठीक है, मोस्टली तो चार ही पूछते हैं, अगर दोष पूछते हैं तो चार के चार दोष याद रखना आंत्र गुद और वस्ती की उत्पत्ति में। नेक्स्ट देखना जीवा की उत्पत्ति। अब जीवा की उत्पत्ति किससे हो रही है? कफ, रक्त और मांस से। कफ शोणित मांसा नाम, कफ शोणित और मांस। ठीक है, इससे जीवा की उत्पत्ति हो रही है। तो कमर याद रखना, कमर, कफ मांस और रक्त, कमर, जीवा के लिए कमर याद रखना। नेक्स्ट देखो स्रोतसों का विदारण और पेशियों का बनना। ठीक है, स्रोतसों का विदारण और पेशियों का बनना। तो देखो यथार्थ ऊष्मणा युक्तो वायु स्रोतांसी दार्येत अनुप्रवेश्यम पिशितम पेशी विभज्यते तथा। ठीक है, जब ऊष्मा से युक्त वायु, ये क्या बोल रहे हैं? ऊष्मा से युक्त वायु जो होगी स्रोतसों का विदारण करने वाली होती है, ऊष्मा से युक्त वायु। फिर आगे बोल रहे हैं अनुप्रविश्यम पिशितम पेशी विभाज्यते तथा अनुप्रविश्यम। जब इसमें क्या, कौन प्रवेश करेगा? वायु। जब अनुप्रविश्यम पिशितम, जब वायु मांस में प्रवेश करेगी तो क्या करेगी? पेशियों को विभाजित करेगी। मतलब कि मसल में अगर जाएगी वायु तो मसल फाइबर्स में उसे डिवाइड कर देगी। ठीक है, और स्रोतसों का विदारण कैसे होगा? जब ऊष्मा से युक्त वायु स्रोतसों में जाएगी तो वो स्रोतसों का विदारण करेगी, और जब वायु मांस में जाएगी तो वो पेशी में विभाजित कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 29 आया होगा, स्नायु और आशयों की उत्पत्ति। तो स्नायु और आशयों की उत्पत्ति कैसी हो रही है? सिरा मेद का स्नेह लेकर स्नायु युक्त हो जाता है।
ठीक है, तो जो शिरा है वो मेद का स्नेह जब उसमें मिलेगा तो वो स्नायु बन जाएगा। ठीक है, सिरा और स्नायु, इनमें अंतर यह है कि सिराओं का पाक मृदु होता है, स्नायु का खर पाक होता है। तो ध्यान रखना, सिरा जो होती है, शिरा तू मृदु पाक स्नायु च तत खरा। ठीक है, सिरा का मृदु पाक है और स्नायु का खर पाक है। सिरा सॉफ्ट रहेगी थोड़ी, ठीक है, स्नायु थोड़ी हार्ड रहेगी। और ये ध्यान रखना कि जो मेदसः स्नेहम आदाय सिरा स्नायु स्नायुत्वत्वम अनुयात। ठीक है, तो जो सिरा है उसमें मेद का स्नेह मिलेगा तो वो स्नायु हो जाएगी, और शिरा मृदु है और स्नायु खर है। फिर आगे देखना, बारंबार रहने का अभ्यास करते करते आशयों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आशयत्वात् अभ्यास योगेन करोत्य आशय संभवात। ठीक है, आशयों की उत्पत्ति होती है बार बार अभ्यास करते करते। जो वायु है आशयों की उत्पत्ति होती है, मतलब वायु से ही आशयों की उत्पत्ति हो रही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आए होंगे वृक्क। वृक्क की उत्पत्ति हो रही है रक्त मेद प्रसादात। तो मेरा वृक्क याद रखना, मेद और रक्त इनके प्रसाद भाग से वृक्क की उत्पत्ति होती है। तो मेरा वृक्क याद रखना, मेद और रक्त। ठीक है, मेरा वृक्क, कमर में जीवा। ठीक है, कमर जीवा के लिए पढ़ा था हमने। कफ, मौ से वहां पे मांस था, और रक्त, कमर जीवा के लिए पढ़ा, मेरा वृक्क। नेक्स्ट देखना, मांस अश्रिक कफ मेद प्रसाद वृषण। ठीक है, अब वृषण की उत्पत्ति कैसे हो रही है उसके लिए देखना, टेस्टिस वगैरह की उत्पत्ति कैसे हो रही है। मांस अश्रिक रक्त, मांस अश्रिक कफ और मेद, मतलब कमर में वृषण याद रखना, कफ मांस रक्त और मेद, कमर में वृषण। खाली कमर जीवा के लिए था, मेरा वृक्क है, और कमर में वृषण, कफ मांस रक्त और मेद। क्योंकि वैसे आप याद रखोगे तो भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, और अगर इन वर्ड्स के साथ याद रखोगे तो याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, फिर शोणित कफ के प्रसाद भाग से हृदय। ठीक है, तो शोक याद रखना। ठीक है, दिल से बुरा लगता है ना किसी के लिए, तो शोक याद रखना, शोणित और कफ, उससे हृदय की उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट देखना, यद यद आश्रय ही धमनयः प्राणवः तस्य अधो वामतः प्लीहा फुफ्फुसः दक्षिण दक्षिणतो यकृत क्लोम च तद विशेषेण चेतना स्थानम। ठीक है, अब हृदय के लिए बता रहे हैं ये, जिसमें क्या रहती है, कह रहे हैं प्राणवह धमनियां रहती हैं, जिसका आश्रय लेकर प्राणवह धमनियां रहती हैं। उसके अधः वाम भाग में, हृदय के अधः लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, प्लीहा और फुफ्फुस रहेगा। वैसे तो फुफ्फुस दोनों साइड आते हैं, लेकिन ने स्पेसिफिकली लेफ्ट के लिए बोल दिया है। ठीक है, प्लीहा तो उधर ही आती है स्प्लीन लेफ्ट में, और फुफ्फुस भी बोल दिया। दक्षिण तो यकृत और क्लोम, दक्षिण भाग में क्या रहेगा, यकृत और क्लोम रहेगा। फिर तद विशेषण चेतना स्थानम, और विशेष क्या है, चेतना का स्थान है हृदय। हृदय के बारे में बात हो रही है, हृदय के रेफरेंस में बात हो रही है। ठीक है, अतः तस्मिन् तमसा आवृते सर्व प्राणिनाम स्वप्यति। ठीक है, अतः तस्मिन् तमसा आवृते सर्व प्राणिनाम स्वप्यति, मतलब जब वो हृदय तम से आवृत होगा, ठीक है, तम से जब आवृत होगा तो सभी प्राणी लोग सो जाते हैं, तो ध्यान रखना। फिर हृदय के लिए बोल रखा है, पुंडरीकेण सदृश्यम हृदयम शात अधोमुखम जागृतात विक्षति स्वप्तः निमील्यति। तो हृदय के लिए उपमा बता रखी है, इस चैप्टर में बता रखी है, ध्यान रखना, चौथे चैप्टर में गर्भ व्याकरण शारीर में। तो उसके लिए बोला गया है पुंडरीकेण सदृश्यम, पुंडरीक मतलब कमल के समान है, अधोमुखम उसका मुख अधो की तरफ है, जागृत अवस्था में क्या रहता है, विकसित रहता है, खिल जाता है, प्रफुल्लित रहता है, और स्वप्न में निमील्यति मतलब संकुचित हो जाता है। ऐसे ही हृदय के लिए भी है। ठीक है, पुंडरीक सदृश्यम अधोमुखम
जागृत अवस्था में वो विकसित रहता है, प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है, और सुप्त अवस्था में वो निवृत्त हो जाता है।